बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 11th चैप्टर नंबर 2 में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो कि हमारे पास कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बेसिकली होता है effective value of vector in a particular direction. Effective value of a vector in particular direction. कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वेक्टर है एफ एक्स, इसके साथ हम एफ वाई को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, तो देखें ये एफ वाई। अब इसका अगर हम रिजल्टेंट बनाएं तो आपको पता है हेड टू टेल रूल से ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसे हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो एफ एक्स है ये आर का या इस एफ का कंपोनेंट है, और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ये वाली लाइन जो होती है एक्स एक्सिस होती है, तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स कंपोनेंट है। और इस तरह ये वाला जो कंपोनेंट है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाई कंपोनेंट का नाम देते हैं। तो कंपोनेंट बेसिकली क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये हमारे पास एफ एक्स एफ वाई होते हैं। अगर 3 डायमेंशन हो तो फिर आपके पास एफ जी भी हो सकता है, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब देखो कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स की बात हमने की, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि वो कंपोनेंट जो के परपेंडिकुलर होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि वो कंपोनेंट जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इस तरह देखो एफ एक्स और एफ वाई ये जो डायग्राम के अंदर है, तो इनके दरमियान जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास क्या आते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, इसके आगे कंटिन्यू करने से पहले हमें एक और टर्म भी यूज़ करनी है, वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट का मतलब होता है 1, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन शो करता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, कि जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 होती है, एंड इट इज यूज टू शो द डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन को शो करता है, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर का नाम कहते हैं। अच्छा, अब जो यूनिट वेक्टर हैं हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है उसको आई से नेम दिया जाता है, यूनिट वेक्टर आई। आई लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे कैप लगाएंगे, तो ये यूनिट वेक्टर आई जो होगा ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है। इस तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है। और इस तरह अलॉन्ग जी एक्सिस पे अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है ये के होता है। तो इस तरह ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई, जे और के, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जी एक्सिस जो होते हैं, ये आपके पास यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब एक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाना, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कि वेक्टर को अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं,
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होंगे उनके अंदर जो है ना हम रिजॉल्व करेंगे। तो उसके रिजॉल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं कंसिडर, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइंस लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है लाइन, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर ए and this vector A is denoted by line OP and it is making angle theta with x-axis। तो ये हमारे पास वेक्टर A है रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OP एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद x-axis। अब हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर PQ। हम PQ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो नाउ वी हैव टू कंपोनेंट, एक हमारे पास ये ओ क्यू है और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट जो है वो क्यू पी है। अच्छा, अब जो ओ क्यू कंपोनेंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। देखें ये वाला कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसको हम, ये वेक्टर ए है तो इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो ए एक्स हो जाएगा, और इस तरह ये क्यू पी जो है अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ए एक्स और ए वाई हैं ये हमारे पास क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फार्मूले भी बनाने हैं। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे एक चीज़ के हमारे पास जो ए वेक्टर है इसके टू कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई हैं। तो अब देखो ए वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स, और ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा, प्लस ए वाई और इसके साथ हम यूनिट वेक्टर जे लिख देंगे। ये इस तरह ए वेक्टर को लिखने का मेथड है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बने हैं ए एक्स और ए वाई, इनके फार्मूलाज जो है वो हमने डिराइव करने हैं। तो अब ये जो ट्राइंगल ओ क्यू पी है आपके सामने, इसमें हम जो है ना वो यूज़ करते हैं, रेशियो यूज़ करते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, अब देखो साइन थीटा, अब साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब देखें ज़रा ये जो डायग्राम है, थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, यानी ए वाई जो है परपेंडिकुलर है, और सबसे बड़ी जो साइड है ए है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो अब परपेंडिकुलर ए वाई है, हाइपोटेन्यूज ए है आपके पास। तो अब देखें कि परपेंडिकुलर की जगह पे आप ए वाई लिख देंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह पे ए लिख देंगे। तो ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू, हमारे पास एक उधर शिफ्ट कर लो, ए उधर जाएगा तो ये हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू जाएगा ए साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद देखो कि हमने ए एक्स का फार्मूला बनाना है, तो अब कॉस थीटा की रेशियो यूज करेंगे। अब कॉस थीटा जो होता है ये हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब देखो कि इस ट्रायंगल के अंदर जो बेस है, ये नीचे वाली साइड जो है ये बेस है, ये ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए वाई है। तो आप हाइपोटेन्यूज ए है, तो ये हम लिखेंगे जी ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ए को उधर शिफ्ट कर लो, तो ए को जब उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट का फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये करना है कि अगर हमने वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर्स फाइंडिंग अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, के कंपोनेंट्स हमें पता है और वेक्टर का फार्मूला बनाना है, तो देखते हैं कैसे होगा। फाइंडिंग वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, फाइंडिंग वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, कि कंपोनेंट से हमने वेक्टर को कैसे बनाना है। तो देखो कि अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें पता हैं, यानी कि हमें ए एक्स भी पता है और हमें ए वाई भी पता है
और हमने इनका जो रिजल्टेंट बनता है, रिजल्टेंट देखो हम ड्रा करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास जो बनेगा, तो रिजल्टेंट लेट अस सपोज ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट है, ये वेक्टर है और ये इसका एंगल थीटा है। तो हमने ए का फार्मूला बनाना है और थीटा का फार्मूला बनाना है। अच्छा, अब देखो कि वही इस ट्राइंगल को आप नेम दे दें कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल है इसको हम कह देते हैं ओ पी और क्यू, जिस तरह पहले दिया था वो नेम दे दें, कोई भी नेम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ पी क्यू। अच्छा, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, अब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, अब इसमें देखें कि हाइपोटेन्यूज डायग्राम से देखें तो ए जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ए का स्क्वायर, बेस जो है वो ए एक्स है तो ए एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो ए वाई है तो ए वाई का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे हमने क्या करना है कि ए का फार्मूला बनाना है। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये ए आ जाएगा। राइट साइड पे जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होते तो ये कैंसिल नहीं होते, तो ये हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल बेसिकली क्या होती है, डायरेक्शन जो होती है, एंगल जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। थीटा का फार्मूला बनाना है, तो अब आपने tan थीटा वाली रेशो को यूज करना है। अब tan थीटा इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्योंकि हमें ए वाई और ए एक्स पता है, तो ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें ए वाई और ए एक्स आए। तो अब आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू, अब डायग्राम पे आए तो डायग्राम पे देखें तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है ये ए वाई है और जो आपके पास बेस है वो ए एक्स है। तो अब इसमें देखें हम लगाते हैं ये वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए वाई अपान ए एक्स आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि थीटा tan को उधर शिफ्ट कर लो, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है डायरेक्शन का या एंगल का। तो इस तरह हमने वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उनका भी फार्मूला बना लिया, ए एक्स ए वाई का, फिर हमने ए का फार्मूला बनाया और फिर हमने उनकी डायरेक्शन यानी कि एंगल थीटा का फार्मूला बनाया। अच्छा, अब देखो कि अब अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द एंगल एट विच रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल, फाइंड एंगल एट विच रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल, कि वो एंगल बताओ जिस पे आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो वो देखना है कि हम कैसे एंगल फाइंड करते हैं। तो देखो, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पता है ए एक्स और ए वाई, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब आपको गिवन ये है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल, यानी कि आपके पास जो ए वाई है और जो ए एक्स है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। अच्छा, और हमने एंगल बताना है कि किस एंगल पे इक्वल होंगे। अब देखो ए वाई का जो फार्मूला है हमें पता है ए साइन थीटा होता है, ए एक्स का जो फार्मूला है ये हमें पता है ए कॉस थीटा होता है। अच्छा, अब हमें पता है कि साइन ओवर कॉस जो होता है वो tan थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं, साइन ओवर कॉस बनाते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लें, इस ए को इधर शिफ्ट कर लें, तो देखें हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन ए आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है ये हमारे पास होता है tan थीटा, और ए कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ए और ए को कैंसिल कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1।
अब कैलकुलेटर यूज़ करें और tan इनवर्स 1 निकालें तो ये आपके पास क्या आ जाता है 45 डिग्री आपके पास आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर 45 का एंगल बनाएगा तो उस केस में क्या होगा कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।